हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत कुसुम और आप सभी का स्वागत है पोशंपा के पॉडकास्ट अक्कड़ बक्कड़ के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं दो फिल्मों पर जो कि एक ही कहानी पर आधारित हैं। सोलोमन नॉर्थअप नाम के अफ्रीकी अमेरिकी ये इंसान की कहानी है, जिसे 12 साल गुलामी की जंजीरों में बांधा रखा गया, उसे उन्हें कैद करके रखा गया। और ये जो वाकया उनके साथ हुआ ये 1841 की बात है। और इसी उनकी कहानी पर, उनकी वास्तविक सच्चाई पर, उनके जीवन की घटना पर एक फिल्म बनी थी 1984 में जिसका नाम था सोलोमन नॉर्थअप्स ओडिसी। और एक मूवी थी 2013 की जिसका नाम है 12 इयर्स ऑफ स्लेव। आज हम इन्हीं दो मूवीज पर बात करने वाले हैं। मेरे साथ हैं पोशंपा के साथी सहज अजीज। हेलो सहज। हेलो। और हमारे साथ आज हैं एक हमारे नए दोस्त विजय विजय शर्मा, जो कि रेखता से जुड़े हुए हैं। कहानियां लिखते हैं, नज़में लिखते हैं, साथ ही शॉर्ट फिल्म्स और मूवीज का उन्हें काफी शौक है। विजय, आपका भी स्वागत है। बहुत शुक्रिया। और मैं इस इन दोनों फिल्मों पर बात करने से पहले सहज से जानना चाहूंगा कि वो इन फिल्मों के बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को ब्रीफ में बताए, क्योंकि आज शायद बातें हमारी बहुत ज्यादा होने वाली हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं बात करने के लिए। तो ब्रीफ में बताए। जी, जैसा आपने कहा 1841 में सोलोमन नॉर्थअप के साथ वो वाकया हुआ जहां उन्हें पकड़ लिया गया, उन्हें एक तरह से किडनैप कर लिया गया। वो कुछ टेक्निकलिटीज हैं कि किस तरह से पैदा हुए थे, एक फ्री मैन थे, एक आजाद व्यक्ति थे, और किस तरह से उनको स्लेवरी में जो बांधा गया वो दरअसल वहां के लॉज के मुताबिक भी इलीगल था। जबकि बहुत सारे स्टेट्स के लॉज ने अभी तक स्लेवरी को आउटलॉ नहीं किया था। तो वो जो 12 साल उनके गुजरे, उन पर 1853 में लगभग एक साल बाद उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था 12 इयर्स अ स्लेव। लेकिन 12 इयर्स अ स्लेव और सोलोमन नॉर्थअप्स ओडिसी, ये दो फिल्में जो 2013 और 1984 की फिल्में हैं, इन्हें हमने देखा। इन दोनों में दोनों बहुत ही अलग अलग तरह से उस कहानी को हमें दिखाती हैं और बहुत सारे कह सकें कि अलग अलग नुक्तों को छेड़ती हैं। उन दोनों उन उस कहानी के अलग अलग नुक्तों को दोनों फिल्में छेड़ती हैं, क्योंकि किताब एक थोड़ा तवील अफेयर होता है और फिल्म में आप कुछ ही चीजें दिखा सकते हैं पूरी तरह से। तो दोनों का बहुत डिफरेंट ट्रीटमेंट है और बहुत डिफरेंट तरह से उसे हम देखते चलते हैं। लेकिन मुख्तसर तारुफ दोनों बातों का यही हो सकता है कि एक बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही दुखद एक्सपीरियंस है वो 12 साल गुलामी की कैद में रहना, और ऐसे ऐसे लोगों के तहत काम करना जो आपको अपना नौकर नहीं अपनी प्रॉपर्टी समझते हो, जो आपको ऐसे नहीं आपसे पेश आए जैसे कि कोई इंसान है, बल्कि ऐसे पेश आए जैसे आप एक मेज है या एक हथौड़ा है, और कहीं पर भी आपके साथ कुछ भी करता किया जाए। उसके बाद ऑफ कोर्स इन चीज़ों पर और बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन हाँ, और बहुत सारे इवेंट्स हैं उस व्यक्ति के जीवन के जिनको हम छेड़ते चलेंगे, लेकिन फिलहाल परिचय तो इतना ही है। बिल्कुल, एक बहुत सटीक परिचय दिया तुमने सहज। और क्योंकि हम देखें तो हमारे लिए ये एक बहुत ही, मैं जब ये मूवीज देख रहा था तो मैं अपने आप से ये सवाल पूछ रहा था कि ये टॉपिक मेरे लिए इतना नया क्यों है, और इसकी समझ मेरी अब तक मेरे मेरे पास क्यों नहीं थी, और क्यों हमने इन चीजों के बारे में और ज्यादा नहीं पढ़ा, हमने और ज्यादा ऐसी ऐसी रचनाएं, ऐसी ऐसे सिनेमा हमने क्यों नहीं देखा। आई थिंक वो पर्सनल शायद मुझ पे तो बिल्कुल अप्लाई होता है। और जैसे वो फिल्म शुरुआत करती है तो मैं अपने आप से पूछता, मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने पड़े कि अगर कोई इंसान अपने आप को फ्री मैन कह रहा है किसी एक देश में, और उस फ्री होने का, उस आजाद होने का, उस देश की आजादी से कोई मतलब नहीं है तो इसका क्या मतलब है? ऐसा 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 उस इंसान उस इंसान में ऐसा क्या अलग है जो वो कह रहा है कि मैं फ्री हूं या मैं कैद हूं? तो ये दोनों फिल्में मेरे सामने बहुत सारी नई चीजें लेकर आई। हम शुरुआत करते हैं। विजय, आप मुझे बताएं कि आपने ये दोनों मूवीज देखी। ऑफ कोर्स हमने ये किताब नहीं पढ़ी है, और हमने पूरी कोशिश की कि उस किताब में, उस किताब से ये दोनों फिल्में कैसे कैसे, कहाँ कहाँ अलग हैं, कहाँ कहाँ सिमिलर हैं, उन चीजों के बारे में हम पढ़ें और बात करें। तो आप मुझे बताएं कि ये दोनों मूवीज जो आपने देखी, आपको दोनों कैसी लगी,
और कहाँ आपको सिमिलर लगी, कहाँ अलग लगी, और जो एक स्लेवरी जो एक कॉन्सेप्ट है, जो एक त्रासदी है, उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके संदर्भ में आपको ये फिल्में कहाँ खड़ी हुई दिखाई देती देखिए ये जो इमोशंस होते हैं लोगों के, ये मतलब यूनिवर्सल होते हैं, प्यार, नफरत और एक दूसरे को बेट्रे करना, दूसरे पे वो कर राज राज करना या जो भी है। तो हालांकि जब फिल्म की बात करते हैं तो दोनों फिल्में ही कहीं ना कहीं अपनी जगह पे यूनिक है। अब जो 1984 की जो फिल्म है, वहाँ पे वाकई वहाँ का ट्रीटमेंट जो है वो अलग है बिल्कुल, और कहानी को एक्चुअली दोनों में मुझे ये डिफरेंस लगा ना कि 1984 वाली जो फिल्म है वो पेसिमिस्टिक ही शुरू होती है कि घर पे मतलब इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, उसके लिए उसकी बीवी कहती है, और वो टोन पूरा मेंटेन है, मतलब वो जो ग्राफ है वो वैसा चलता रहता है। लेकिन जब हम लोग यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे पता चलता है 12 इयर्स ऑफ स्लेव में जो जक्स्टा पोजिशन ऑफ इमेजेस हैं, वो मतलब जो वो है उसका डायरेक्टर है स्टीव स्टीव मैकविन, ठीक है। है। जी। तो उसने मतलब मेटाफोरिकली तो रिच किया ही है इस सब्जेक्ट को, और उसके साथ में जब वो रहता है कि वो फ्री मैन है और वो बहुत अच्छे से रह रहा है, उसका इसकी फैमिली है, अचानक से एक दिन वो सो के उठता है और उसे उसे पता चलता है कि उसके पाँव में हाथ में जंजीरें हैं। तो यहाँ पे ये जो मतलब डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ पे पैसे नहीं है किसी के पास और वो एक तरह की जिंदगी जिए जा रहा है, ठीक है, मतलब जो सामाजिक चीजें उपलब्ध नहीं है, तो फिर वो ये होता है कि वो भी एक तरह की स्लेवरी जैसी ही जिंदगी होती है कि मेरे पास इतने पैसे, मुझे इसमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, बंधा हुआ जो एक वो होता है। और जी। फिर वहां से जो बात चलती है, तो वो मुझे लगा कि शुरू से आखिर तक वो जो टोन है फिल्म का, वो टोन मतलब थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि और चेंज हो सकते थे कुछ शॉट्स। और एक जगह मुझे थोड़ा वीक लगा, जो पहली फिल्म है 1984, जब वो 11 साल बाद वो जो उसकी वहाँ की प्रेमिका आती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आखिर का सीन है। तो 11 साल की स्लेवरी के बाद भी वो हीरोइक तरीके से वो जो एक्टर है, नायक है, वो जाता है। तो ये कुछ एक चीज़ें मुझे वो लगी, मतलब कि और बेहतर की जा सकती थी। हाँ, टेक्निकल हिसाब से देखिए तो उस वक्त में जो कैमरे की चीज़ थी और जैसा जैसी फिल्में बनती थी, और क्या इसका वो रहा होगा, बजट रहा होगा, इस पे भी डिपेंड करता है। तो दोनों फिल्म। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ओवरऑल जो ट्रीटमेंट है वो 19-20 आपको कहीं ना कहीं सेम सही लगा, देखा जाए तो? हाँ, मुझे तो 12 इयर्स अ स्लेव लगा, मतलब सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि अब देखिए, अब आपके पास कैमरा है तो आप शॉट्स ले ही सकते हैं, आप सोच सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे वो दिखाता है कि वो जो रुई का पौधा है उस पे कैसे मतलब ये लगता हाँ है, हाँ। ठीक है, प्लेग प्लेग वाला जो सीन है, या उसके बाद जब वो एकदम ऐसा क्लोज लगाता है कि सब एक साथ में वो काट रहे हैं, गन्ने काट रहे हैं, और कहीं पे ऐसा, तो ये सारे शॉट्स तब भी लिए लिए जा सकते थे, अगर थोड़ा सा वो होता, विजन होता, तो ये चीजें तब भी उपलब्ध थी। तो मुझे ये सारी चीजें कमी लगी, मतलब ये जो मारी सेल्वराज की मूवी है कर्णन, तो उसकी जो चीज है वो 12 इयर्स अ स्लेव में मुझे मतलब नजर आई। ओके। सहज, मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि दोनों मूवीज का ट्रीटमेंट कैसा लगा तुम्हें, और दोनों को फिर वही बात है कि हमने जब दो दो हमने मूवीज देखी हैं, तो हम साथ साथ उसमें सिमिलरिटीज और अंतर दोनों ढूंढते चलते हैं, अपनी पसंदीदा चीजें भी ढूंढते चलते हैं। वो बैकग्राउंड में हमारे दिमाग ऐसा काम करता रहता है। तो तुम इसके बारे में कुछ बताओ मुझे। हाँ, नहीं, ऑफ कोर्स मैं अग्री करता हूँ विजय के साथ बहुत हद तक बहुत सारी बातों में। परेशानी ये हो जाती है कि एक तो बजट का बहुत बड़ा डिफरेंस था। सोलोमन नॉर्थअप्स ओडिसी इज अ टेलीफिल्म। वो टेलीविजन के लिए बनाई गई फिल्म है जिसे एक बार दिखाया जाना है, या पसंद आ गई ऑडियंस को दूसरी बार। जैसा हमारे यहाँ शुरू में जब मैं छोटा था तो स्टार प्लस वगैरह पे कुछ ऐसी फिल्में आती थी। उससे पहले दूरदर्शन के लिए कुछ टेलीफिल्में बनती थी। तो वो पीबीएस की एक टेलीफिल्म थी, पहली बात। और ये एक बहुत बड़े बजट की इंटरनेशनल फिल्म बनने वाली थी। $22 मिलियन इस पे लगे हैं। दूसरी बात कि ऑफ कोर्स इसको थोड़ा मतलब सारी चीजें छोड़ के, मतलब जितने भी नाम है, अब ये स्टीव मक्वीन ने बनाई है, वो भी गॉर्डन पार्क्स ने बनाई थी, अपने आप का एक बहुत बड़े कद का फोटोग्राफर था वो आदमी। तो लेकिन इन बातों को छोड़ के, जहाँ कला जो बन चुकी है,
जो फिल्म अपने आप में एक अपना कद इख्तियार करके खड़ी है, अगर सिर्फ उनकी बातें की जाएं, तो मैं 12 Years a Slave से अफेक्ट बहुत ज्यादा हुआ, बहुत बहुत बुरी तरह से। मतलब वो बुरा हो अच्छा हो जो भी है, उसने मुझे रुलाया है, उसने मुझे एक रात, मैं आपसे भी बता रहा था, सोने ना दिया, या फिर बहुत समय तक उसके ख्यालों में या उसके सीन्स के साथ मैं रह पाया, या वो मेरे साथ रह पाए। तो उन मामलों में, असर के मामलों में 12 Years a Slave बहुत बड़ी फिल्म है। जहाँ चीजें फर्क हैं, वो ना बहुत बारीक चीजें हो जाती हैं, स्क्रीन प्ले की चीजें हो जाती हैं, और बहुत बारीक साउंड की चीजें हो जाती हैं। जैसे कि आप देखेंगे 12 Years a Slave ने साउंड इतना स्ट्रांग पकड़ा है कि जहां पर अलग अलग जगह पर, जहां पर वो गीत गा रहे हैं स्लेव्स जो काम करते समय, या फिर जब वो जंगल से गुजर रहे होते हैं, तो उन्हें एक रेड इंडियंस की वो टोला मिल जाता है, ट्राइबल्स का, उनके साथ बैठ के वो किस तरह के गीत करते हैं। या फिर जहां पर एक मालिक उनको क्या रन निगर रन वाला गीत सुना रहा है। तो हालांकि मैं कहता हूँ कि ये ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए यूज की गई चीजें हैं, ये शायद ऐसा सच में होता हो या ना होता हो, लेकिन ऑफ कोर्स इन्होंने सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा स्ट्रांग और बांधे रखा। वरना इतनी ग्राफिक और इतनी डरावनी एक एक तरह से कहें फिल्म मुझे 2-2.5 घंटा बिठाए रखी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात मैं मानता हूँ। और फिल्म को सिनेमा में लोगों को बिठाए रखी, और जितना पैसा उस पर लगा था उससे 5-6 गुना कमा के गई, तो इसको मैं बहुत बड़ी बात एक मानता हूँ। बिकॉज ये टॉपिक ऐसा नहीं था, ये कोई सुपर हीरो की फिल्म नहीं थी, ये कोई हीरो की फिल्म थी ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद मतलब वही छोटे छोटे नुक्ते, काफी सारे फर्क आ जाते हैं कि अब सोलोमन नॉर्थअप्स जो ओडिसी के जो डायलॉग्स थे, उनमें कहीं थोड़ा सा असर कम था। उनमें कहीं ऐसा था कि वो बार बार एक ऑब्वियस बात को स्टेट करके कुछ इफेक्ट पैदा करने की कोशिश कर रहा है, या फिर कहीं कहीं पर वो कुछ ऐसे पॉइंट्स, मुझे कम से कम ऐसा लगा कि वो क्योंकि मैं खुद इन चीजों को अब थोड़ा महसूस करता हूँ कि इंडिया में जो बहुत होता है कि आप फिल्म में ना कुछ ऐसा मसाला डालने की कोशिश करते हो कि ये ऑडियंस को पसंद आ जाएगा। तो वहां थोड़ा सा मुझे ये लगा कि 12 Years a Slave ना ये सोच के बनाई नहीं कि ऑडियंस को कैसी लगेगी, ये सोच के बनाई कि मैं क्या देखना चाहता हूँ शायद, या जो भी है। तो मुझे मुझे उस मामले में ये रहा। बट एट द सेम टाइम बहुत सारी ऐसी चीजें निकल के आई। एक आखिरी बात ये भी है कि जो सोलोमन नॉर्थअप्स ओडिसी में थी और 12 Years a Slave में नहीं थी, जिन्होंने उसे उस स्लेवरी के कंडीशन को और उस पूरे के पूरे जंजाल को समझने में मेरा इंटरेस्ट पैदा भी किया, और बहुत बहुत कुछ समझाने में भी मदद की। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा इन चीजों को क्वेश्चन करने लगा, जो आपने शुरू में पूछा कि कैसे एक आजाद देश में एक व्यक्ति फ्री है और दूसरा गुलाम है, और वो इस बात पे लड़ भी रहा है कि मैं फ्री हूं, तो वो टेक्निकलिटीज क्या है, मैंने उन्हें थोड़ा सा बाद में पढ़ा और समझा। वाकई। और मुझे लगता है कि हम क्योंकि ये हमारा सवाल पूछने का डर रहा है, हम कहीं ना कहीं उसे कंट्रास्ट भी करके देखते हैं। लेकिन ये दोनों मूवीज हैं, अगर जो ऑडियंस है उसकी समझ अगर बननी है इस एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, तो आई थिंक ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। जो चीजें हमें 12 Years a Slave में शायद ना दिखी हो, वो हमें ओडिसी में दिखी, और जो ओडिसी में ना दिखी हो, वो 12 Years a Slave उस तरह का इम्पैक्ट हम पर करता है। और मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे भी बिल्कुल सही तुमने कहा कि 12 Years a Slave बहुत इम्पैक्ट किया, मुझ पर भी बहुत इम्पैक्ट डाला। जहाँ जो ओडिसी थी वो एक उसकी एक अलग टोन शुरू से सेट होती है। लेकिन यहीं पर मेरे दिमाग में कुछ कुछ और सवाल आते हैं। जैसे मैंने 3 जो कीवर्ड्स यहाँ पर लिखे आप दोनों की बातें सुनते हुए। एक जब विजय ने जिक्र किया कि वो जो बैकग्राउंड है जो शुरू में वो पहले से एक कहीं ना कहीं एक नेगेटिव टोन है ओडिसी में कि मतलब उसे पता होता है वो गरीब है, और है ना उस तरह का मामला। तो मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा था कि क्या बेहतर लगा मुझे, क्योंकि मुझे ये ओडिसी में बेहतर लगा। मुझे लगा कि जो सोलोमन है ओडिसी में, वो अपने बैकग्राउंड को लेकर शायद, या अपने आसपास अपने सराउंडिंग्स को लेकर ज्यादा अवेयर है। मुझे 12 Years a Slave में ऐसा लगा, ये जैसे तुमने बताया कि इम्पैक्ट उसने ज्यादा किया, तो मैं यही चीज सोचने की कोशिश कर रहा था 12 Years a Slave खासतौर से ऐसा क्या था उसमें, वायलेंस और शॉक एलिमेंट को छोड़कर,
कि उसने हम पे ज्यादा इम्पैक्ट किया। मैं इस सवाल को समझाने के लिए मैं दूसरा बता देता हूँ, जैसे कि जो ये रीजन क्यों रहा होगा कि ओडिसी में जब वो किडनैप होता है उससे पहले ही वो अपनी वाइफ से बात कर रहा है, और हाँ वो बातें इस तरह की हैं, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने देना चाहता क्योंकि आई डोंट डू नॉट ट्रस्ट द वर्ल्ड। और जो वाइफ है वो इस तरह से बात कर रही है कि तुम यहाँ पर भी रहकर क्या कर रहे हो, क्योंकि नोबडी हायर्स यू, जो तुम काम जानते हो उसके लिए भी तुम्हें, तो वो जो एक डिस्क्रिमिनेशन है वो साफ दिखता है कि वो ऑलरेडी अपनी, वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जिस कम्युनिटी से आते हैं, उस कम्युनिटी के लिए वो ऑलरेडी अपना जो है रोजमर्रा में वो चीज सहन कर रहे हैं, उनको वो चीज सफर करवा रही है। सेकेंडली वो इस बात को भी लेकर अवेयर है कि मैं जहां जा रहा हूँ, शायद वॉशिंगटन डीसी जब जाता है वो, तो वो इस बात के लिए भी अवेयर है कि वहां पर स्लेवरी को लेकर यहाँ पर जितना मैं सेफ हूँ, या यहाँ पर उसने शायद बोला भी था कि मैं अपने लोगों के बीच में हूँ, वहां पर मैं शायद उतना सेफ न रहूं। और वो जो दो लोग थे वो भी उनको अश्योर करते हैं सोलोमन को कि नहीं, तुम यू आर अ फ्री मैन एंड यू विल बी अ फ्री मैन। जबकि 12 ईयर्स अ स्लेव में उसको एक शॉक एलिमेंट की तरह दिखाया गया कि जब ऑडियंस भी देख रहा है तो उसको कोई पता नहीं चलता कि वो ये फिल्म स्लेवरी के बारे में होने वाली है, किस बारे में होने वाली है। एक नॉर्मल सी चीज दिखाई जाती है। उसका बाहर जाने का भी रीजन ये दिखाया जाता है कि क्योंकि उसकी वाइफ 7 दिन के लिए बाहर जा रही है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो मैं चला जाता हूँ। और फिर अचानक से उसको एक कैद में दिखा दिया जाता है। तो मैं विजय आपके पास आऊंगा, आप इस पर कुछ कहना चाहें। हाँ, तो आपने जो बात कही है कैरेक्टर के मुताबिक, वो वाकई जो मैंने भी अभी नोटिस की कि वो जो पहली फिल्म है उसमें ये बहुत ज़्यादा, हाँ ये मतलब पता चलता है कि समाज वैसा ही है। और कोई अगर फ्री है तो उसके क्या कंडीशन है, फ्री होने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि वो फ्री नहीं है, तो वहाँ पे वो एक फील है। लेकिन 12 ईयर्स अ स्लेव में जो चीज़ है वहाँ पे शायद जो मेकर है, फिल्म मेकर है, डायरेक्टर है, उसने वो एक कंट्रास्ट लाने की कोशिश की है, मतलब दिखाने की कि एक फ्री किस हद तक फ्री हो सकता है, एक ब्लैक कम्युनिटी का आदमी वैसे वैसी जगह पर वैसी सोसाइटी में फ्री हो सकता है, तो कितना ज़्यादा फ्री हो सकता है। राइट। और और उसके बाद वो उतना फ्री हुआ, लेकिन वो तब तक फ्री है जब तक कि आपका सिस्टम जो है जहाँ पे आप रह रहे हैं, या इवन मैं या आप कोई भी किसी भी जगह जी पर, मुझे लगता है ये बहुत वो है कि नेचुरल है कि जब तक सिस्टम चाह रही है आप फ्री हैं तब तक आप फ्री हैं, वरना आपको यूएपीए लगा के डाल दिया जाएगा। ठीक है, हम्म। तो सेम चीज मतलब वहां पे भी है कि जब तक सिस्टम आपको फ्री रख रही है तब तक आप फ्री हैं, और उसके बाद उसने पकड़ के डाल दिया तो फिर आपका नाम चेंज हो गया, आपकी आइडेंटिटी चेंज हो गई। तो मुझे ये लगा, और इसके साथ एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा जो कि उस वाली फिल्म में जो है उसको छोड़ दिया गया, जैसे म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ है कि जब ये इन पे अत्याचार होता था तो ये लोग 12 घंटे 14 घंटे काम करने के बाद जब मिलते थे तो जैज़ और ब्लूज़ गाया करते थे। तो इस ब्लूज़ को इन लोगों ने, हालाँकि मुझे लगा 12 इयर्स अ स्लेव में बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है। वहाँ पे भी हो सकता था लेकिन किया नहीं गया। 1 या 2 जगह पे हल्का-सा है, वो माउथ ऑर्गन लेके है, और वो भी 2 लाइन्स सिर्फ़ आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ब्लूज़ के पोएम्स हैं, जो मतलब गन्ना काटते हुए, या वो बहुत इफ़ेक्टिव लगा मुझे, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट लगा खुद से भी, और मतलब इस फ़िल्म से भी ऑफ़ कोर्स। हाँ बिल्कुल सही। और नहीं, मैं बल्कि वो तो है, और 12 ईयर्स स्लेव में भी आई थिंक जो मुझे एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो एक सीन लगा वो लगा था जब वो सब लोग मिलकर गा रहे हैं, आई थिंक किसी की डेथ हो जाती है ना, मुझे पूरा ढंग से याद नहीं। हाँ, और वो शुरू में उन चीजों में उस गाने में शामिल नहीं होता है, लेकिन जैसे वो ग्रेजुअली उसमें शामिल होता है, और उस धीरे-धीरे। जो उसके एक्सप्रेशंस वगैरह थे वो मतलब देखने लायक थे। बिल्कुल। आपने जो चीज पॉइंट आउट की उससे तो ऑफ कोर्स मैं इत्तेफाक रखे बगैर नहीं रह सकता हूँ कि समाज में उसके बगैर स्थिति क्या थी, मतलब जो स्लेव नहीं भी है, मतलब ये वही बात है कि आज हमारे यहाँ एक दलित आदमी, दलित व्यक्ति कहाँ स्टैंड करता है मॉडर्न सोसाइटी में भी, ये वो वाला सवाल है। और आपने लॉज वॉज तो बना दिए, लेकिन लोगों का दिमाग कैसे सुधारेंगे वो 12 इयर्स अ स्लेव में नहीं दिखा। ये बात बहुत जायज है। और वो उसमें सोलोमन नॉर्थअप्स ओडिसी ने, जिसका एक दूसरा नाम बाय द वे हाफ स्लेव हाफ फ्री भी है,
उस फिल्म का, अगर कोई ढूंढना चाहे उसे, तो उसमें ये चीज हाईलाइट हुई बेशक। साथ ही कुछ और मायनों में जहां वो बेहतर लग सकती है, कुछ अगर क्रिटिसिज्म ही हो दोनों फिल्मों की, तो 12 इयर्स अ स्लेव की वही शॉक वैल्यू की क्रिटिसिज्म हो जाएगी, और उस वायलेंस की, उस वायरिज्म की क्रिटिसिज्म हो जाएगी। पर कम से कम मैं उस वायलेंस को दर्शाना और उस शॉक वैल्यू का होना 12 इयर्स अ स्लेव में अनजस्टिफाइड नहीं देख पाता हूँ। मुझे वो जायज लगा, क्योंकि किसी के साथ तो हुआ, और हम देखने से भी इनकार करते हैं तो क्या। शायद मुझे, मैं सॉरी बीच में टोक रहा हूँ, लेकिन मेरा, क्योंकि पता है मैंने भी, मैं खुद मानता हूँ कि 12 इयर्स स्लेव ने मुझे ज्यादा इम्पैक्ट किया। तो मैं सही में ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने जब देखी पिक्चरें वो दोनों, तो मेरा पूछने का मोटिव ही ये है कि क्या सही में उसमें जो वायलेंस था और उसमें जो शॉक एलिमेंट्स थे, जो कि तो क्या सही में उसी ने उस मूवी को ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाया, या कुछ और भी आपने ऐसा देखा उसमें हाँ, जो तो कि जो उस, अच्छा हाँ, अच्छा, जो कुछ और की बात है उसमें ना, फिर वही जैसा मैंने कहा, बहुत बारीकियां हैं, एक फ्लो बहुत बेहतर है 12 हम्म इयर्स अ स्लेव का। जहां तक फिल्म मेकिंग और स्क्रीन राइटिंग की बात है ना, वहां पर आप कैमरा और कैमरा की एडवांसमेंट को छोड़ भी दीजिए 2 मिनट के लिए। अगर हम्म उस 12 इयर्स अ स्लेव के डीओपी को भी वही कैमरा थमा दीजिए और उसी फ्रेम में शूट करने को कहिए, तो भी कुछ मामलों में ना, कुछ समझ, एक फ्लो की जो समझ है कि एक शॉट के बाद दूसरा शॉट कौन सा आएगा, फ्लो। तो सोलोमन नॉर्थअप ओडिसी देखते समय थोड़ा सा कट रहा था मैं, और वो हम्म थोड़ा सा एक वीक फिल्म मेकिंग की निशानी है कहीं ना कहीं, कि क्या हो रहा है कि आप बीच ही में अब ये सीन दिखाना है, अब इसके बाद दूसरा कोई दिखाना है, और दूसरे के बाद तीसरा कौन सा दिखाना है, और कैसे वो ट्रांजिशन लाना है, उन छोटी छोटी हम्म चीजों में बहुत बड़ा अंतर था। फिर ऑफ कोर्स, जैसा विजय भाई ने कहा, कि वो जो एक एक्टिंग का एलिमेंट है, वो बहुत, मतलब मच स्ट्रोंगर था 12 इयर्स अ स्लेव के साथ। कि जैसा कि वो 11 साल की जो जर्नी थी, उसके बाद वो किस तरह से चल फिर रहा है और किस तरह से एक अपने सो कॉल्ड मास्टर के सामने खड़ा हो रहा है, उस हम्म डिमीनर में बहुत बड़ा अंतर आया। और जैसा आप देखेंगे कि जिन्होंने 12 इयर्स स्लेव में सोलोमन नॉर्थअप का किरदार किया, उनका नाम चिवेटेल एजियोफोर है, तो वो उन्होंने अपने माथे पर ना एक वो शिकन बना लिया, और आप अपने आसपास ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे ऐसे लोग जिनके माथे पर से शिकन नहीं हटता, जिनकी पासपोर्ट साइज फोटो में भी वो शिकन है क्या बात उनके माथों पर। तो वो जो एक्टिंग की बारीकी है, वो, और कहाँ कहाँ से लोग आए, कितने बड़े स्केल पर, जैसे कि जिस किरदार ने पैट्सी का किरदार निभाया, जिस एक्टर ने पैट्सी का किरदार निभाया, वो मैं भूल गया हूँ, मेरे ख्याल से कीनिया बॉर्न एक्ट्रेस हैं, और कोई मैक्सिकन एक्टर है, कोई जर्मन एक्टर है जिन्होंने एडविन एप्स का कैरेक्टर निभाया। तो वो जो एक कोलैबोरेशन है, वो आई थिंक वो बहुत लार्ज थी, शायद वो एक इम्पैक्ट बहुत उसका बड़ा हुआ मेरे हिसाब ओके से। छोटी सी बात और हाईलाइट कर दूं, कि मुझे ये भी चीज थोड़ी सी खटकी, कि ना, अगर 1.25 घंटे की फिल्म है या 1.5 पौने 2 घंटे की फिल्म है, तो उसमें से पहला घंटा उसके पहले 1-2 साल में गुजर गया, और बाकी के 10 साल को छोड़ दिया गया 5-6, मतलब 20-25 या 30 मिनट पर। तो वो इम्पैक्ट मुझ पर नहीं हुआ उसके बाकी के ओके सालों ओके। में। आई थिंक मैं शायद थोड़ा सा डिफर करूं यहाँ पर, मुझे शायद इन मामलों में कुछ, जैसे जो फ्लो की बात हुई, तो मुझे हो सकता है, मुझे वैसे ऐसे ध्यान नहीं आ रहा कि मेरा फ्लो उसमें देखते हुए कटा हो, लेकिन मुझे उसमें वो बात जरूर याद आई, समझ में आई कि अच्छी लगी कि जैसे 12 इयर्स स्लेव में उसके परिवार को जो शुरू का सीन दिखाया था एक गली में, बस उसमें दिखाने के बाद उसको बिल्कुल हटा दिया गया उस पिक्चर से। तो मतलब क्या रियल लाइफ में उन्होंने कोई हाथ पैर नहीं मारे होंगे या स्ट्रगल नहीं किया होगा? हो सकता है कि ओडिसी में ये सीन्स ऐसे जरूर लगते हों कि ये हमारे फ्लो को खराब कर रहे हैं, लेकिन वो सीन्स मुझे उस कहानी के पर्पज से बड़े जरूरी लगे कि वो परिवार आखिर इसकी एब्सेंस में, सोलोमन की एब्सेंस में कर क्या रहा है, वो किसी ना किसी तरह से दिखाना, मुझे लगा कि वो दिखाना बहुत जरूरी है। दूसरा जो एक बात यहाँ पे उठी, जो हीरोइक वाली बात थी कि मुझे बल्कि ऐसा लगा कि जो ओडिसी का जो सोलोमन है, वो मुझे उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है और उसके हाव भाव है, मुझे उससे
शायद वो सोलोमन ज्यादा बेहतर लगा, क्योंकि जब एक अप्रेसिव कम्युनिटी और एक अप्रेस्ड कम्युनिटी का जहां भी पोर्ट्रेयल होता है, जो एक इन मूवीज की जो जितना भी, अगर और भी मूवीज हम देखें तो इनका ज्यादातर एक क्रिटिसिज्म इस तरह का होता है कि आप जब भी ऑप्रेस्ड कम्युनिटी को दिखाते हो तो आप उनको कहीं ना कहीं आप सिर्फ उनको दबे कुचले और उन पर कितना जुल्म ढाया जा रहा है, आप वही दिखाना चाहते हो। और इसका एक एग्जांपल मैं तुम्हें दूं छोटा सा, मतलब बड़ा शॉकिंग था जब मैंने पढ़ा कि लास्ट के जो 20 साल हैं उसमें जो 120 फिल्में हैं जो कि नॉमिनेट हुई हैं ऑस्कर के लिए, उनमें सिर्फ 17 ऐसी फिल्में हैं जो जिनमें जो प्रोटैगनिस्ट है वो नॉन वाइट है, और 17 में से 13 ऐसी हैं जिनमें की जो प्रोटैगनिस्ट है उसको या तो गरीब दिखाया गया है या क्रिमिनल दिखाया गया है। तो इन जो 12 इयर्स अ स्लेव का जो क्रिटिसिज्म जो एक बड़ा मुझे नजर आया, वो शायद ये मुझे थोड़ा सा नजर आया, या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा ओवरलैप हो रहा है, कि जो रेजिस्टेंस है कि जब वो बंदा ऐसी एक सिचुएशन में फंस जाता है जहां की उसे कैद कर लिया गया है, उस पर इस तरह के जुल्म हो रहे हैं, तो जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ है, वो रेजिस्टेंस किस तरह से ऑडियंस के सामने आता है। तो मुझे वो सोलोमन बल्कि ऐसा लगा जैसे शुरू में वो एक तरह से जब वो एलाइजा से बात होती है उसकी, तो कहता है कि फोर्ड जो है बड़े डिसेंट मैन है और मैं शायद उनको इम्प्रेस करके इस चीज से बाहर निकल जाऊंगा। तो मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे इस बारे में मैंने पढ़ने की कोशिश की लेकिन मुझे बुक से कोई रेफरेंस नहीं मिला कि वाकई सोलोमन इस तरह से सोचते थे या नहीं सोचते थे। वो वहां बैठकर फोर्ड के घर में कांटे से खाना खा रहा है, मैं ये सोचना चाह रहा था कि वो जो कांटे से खाना खा रहा है वो कितना सच है, कितना सच होगा या नहीं होगा। जबकि दूसरी फिल्म में हम देखते हैं कि वो उसको कांटे और स्पून नहीं मिलता है तो वो खाना खाने से मना कर देता है। और ओडिसी में उसके माथे पर शिकन जो है हमेशा शुरू से लास्ट तक रहती है, और वो मतलब जो तुमने कहा शायद कि जो ऑब्वियस चीज को आप बार बार स्टेट क्यों कर रहे हैं, आई थिंक वो ऑब्वियस कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ ऑब्वियस नहीं है, वो खुद को याद दिलाने की बात है कि हम इस सिचुएशन में कुछ कर नहीं सकते लेकिन आई वॉन्ट टू बी फ्री। ये एक तरह का इम्पोजिशन है कि हम इस दुनिया वालों को बता देना चाहते हैं कि चाहे हम 10 साल हमें आप कैद कर लेते हो या 12 साल कैद कर लेते हो, लेकिन हमारी जो डिजायर है वो फ्री होने की है। अगर इसी एक सेंटेंस को हमें 20-20 साल भी बोलना पड़े तो हम शायद बोलेंगे। मुझे ऐसा लगा। तो रेजिस्टेंस की बात करें कि आपको दोनों फिल्मों में, यहीं से आगे बढ़ते हैं कि दोनों फिल्मों में रेजिस्टेंस किस किस तरह से दिखे और उनकी किस किस फॉर्म्स को आपने पसंद किया। 12 ईयर्स अ स्लेव में जहाँ तक की बात है तो वहाँ पे शुरू में हालांकि वो उसके इससे वो एक्सटर्नल जर्नी नहीं है, मतलब कहानियों में जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके दो तरह के कन्फ्लिक्ट्स बेसिकली होते हैं, इंटरनल कन्फ्लिक्ट, एक आउटर कन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे जो है जो 12 ईयर्स अ स्लेव का जो सॉल्मन है उसके अंदर जो है ये मुझे लगा कि ये जो रिवोल्ट है इंटरनल है। इसकी वजह ये है कि वहाँ पे एक डायलॉग है कि आई डोंट वांट टू सरवाइव, वो जो बोट पे कहता है आई वांट टू लिव, ठीक है। फिर वो जर्नी चलती रहती है, वो तमाम चीजें देखता है, एक जगह 2-3 दोस्त रहते हैं, फिर उसका एक का मास्टर आ जाता है, लेके चला जाता है, वो एकदम ऐसे भागता है कि उसका पालतू जानवर है। तो फिर वहां से चलते चलते एक जगह वो होता है कि अपने बच्चे के लिए रो रही होती है वो कैरेक्टर, नाम भूल रहा हूँ, एलाइजा। हाँ एलाइजा। तो तो बहुत बहुत सुंदर सीन है वो। हाँ, और फिर वहां पे वो कहता है कि मतलब ये सर्वाइवल की बात है। तो इवन आप विक्टर फ्रैंकल की जो किताब है मैन इन सर्च ऑफ मीनिंग, जिसमें नाजी वाली चीजें हैं, वहां पे देखिए तो मतलब सिर्फ मतलब फिजिकली ही नहीं, वो साइकोलॉजिकली मेंटली इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है लोगों को, मतलब ऐसी ऐसी मतलब स्थिति में, ऐसी जगहों पर कि मतलब अपना जो आत्मविश्वास है वो 10 साल के बाद रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वही मैं कह रहा था कि शुरू में कहता है आई वांट टू सर्वाइव लिव, और वो फिर बाद में आके मतलब फिल्म के बीच में कहता है आई वांट टू सर्वाइव, और एंड तक वो बस कोशिश करता रहता है, फिर उसको बेट्रेयल मिलता है कि उसके लेटर्स नहीं जा रहे हैं। यहीं पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है विजय, कि अगर सपोज कीजिए कि हम इस शक में हैं कि वो आत्मविश्वास लास्ट के 10 साल तक 20 साल तक रहता है या नहीं रहता, और अगर फिल्म मेकर को वो एज्यूम करना हो तो वो क्या एज्यूम करेगा, या उसे क्या एज्यूम करना चाहिए?
हाँ, ये बहुत पर्सनल तरह का सवाल है। मुझे ऐसा लगता है, अगर मतलब मेरी तरफ से देखें तो मैं तो यही दिखाऊंगा कि 10 साल बाद अगर 10 साल तक आदमी को समय से खाना ना मिले, समय से सोना ना मिले और ऐसे मेहनत करवाया जाए, तो 10 साल तक वो फायर नहीं रह सकता किसी के अंदर। तो वो हम्म। अंत में जो सोलोमन जैसे वो चलता है, जैसे वो मतलब थक के अभी गिर जाएगा, और वो जो एक्साइटमेंट है उसको मिलने के बाद कि अब मैं घर जाऊंगा, वो उस एक्साइटमेंट में, और वो ऐसा एक मिक्स्ड इमोशन है उसके चलने में जो नई वाली हम्म। फिल्म में दिखाया गया है। ठीक जी है। जी। वो मतलब कि वो उसको पता नहीं चलता है कि अचानक से मेरे साथ क्या क्या हो गया है। वो बहुत बड़ी हम्म। चीज है उसके लिए, और साथ में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है कि अचानक से ये मेरे साथ क्या हो गया, इतना अच्छा कैसे हो सकता है। फिर वो बोलता भी है कि मैं 12 साल तक मैंने मतलब झेला है इस चीज को, पता नहीं अब मैं अपने फैमिली से कैसे रिएक्ट करूंगा। राइट राइट। सहज। भैया जो आपने बात की ना, कि रेजिस्टेंस की बात की ना, कि किस तरह से हमारे यहाँ, खैर वो ऑफ कोर्स बहुत शॉकिंग फैक्ट है, ऑस्कर में किस तरह की फिल्में नॉमिनेट होती हैं, वो उस इंस्टीट्यूशन पे बहुत बड़ा एक रियलिटी ही कह ले उसकी है, कि ठीक है ये नॉन वाइट्स के साथ। लेकिन हम्म। मुझे इस फिल्म के साथ ऐसा लगा कि यहाँ पर वो रेजिस्टेंस वाला मामला था नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि सिस्टम इतना ज्यादा, हम्म, क्या कहें कि अ, आपको आपको बांधने में इतना ज्यादा सफल हो चुका है, इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक बना दिया गया है जिसमें आपकी आइडेंटिटी एक प्रॉपर्टी की है। जो मैंने शुरू में भी बात कही कि वो जब जो बेनेडिक्ट कम्बरबैच वाला जो कैरेक्टर है, क्या नाम है, मिस्टर फोर्ड, उसकी जो तारीफ करता है, जब उसकी तारीफ भी करता है, तो कहता है यू आर एन एक्सेप्शनल निगर। वो उसे हम्म। उसकी उसकी तारीफ भी एक एक नौकर के Yes. तौर पे, तुम हाँ। नौकर अच्छे हो, तुम प्रॉपर्टी अच्छी हो, तुम स्लेव अच्छे हो। और हम्म। जैसा उस शुरू में भी उसे सर्वाइवल के लिए बता दिया जाता है कि भाई देखो, पढ़ने लिखने का अपना जो ज्ञान है वो अपने तक रखना, किसी से बताना मत। और हम्म। उसका रिकॉल भी हम देखते हैं दोनों फिल्मों में अलग अलग जगह पे, जहाँ मालकिन उसे बुला के पूछ लेती है कि तुम्हें पढ़ना लिखना जानते हो क्या। तो वो हम्म। थोड़ा सा एक बार हिचकिचा जाता है बताने से पहले। फिर हाँ। 12 इयर्स स्लेव में वो वाली मिसाल भी है जहां पर वो किसी को बता भी देता है, तो वो भी उसको हम्म। बैकलैश करता है कि वाइट जो अच्छे से अच्छा लगने वाला व्यक्ति है, आपका दोस्त बनने वाला, हाँ हाँ। वो भी आपके आपके इस एंडेवर में आपका साथ नहीं देगा कि स्लेवरी ही खत्म कर दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अ, हम्म। जब वो मिस्टर फोर्ड भी एक पॉइंट पे उस पे, जब वो उसको जाने से, वो कहता है आई कैन नॉट हियर दैट, और वो सुनने को राजी नहीं है। तो उसकी रेजिस्टेंस कहीं हम्म। ना कहीं एक पॉइंट के बाद मर गई थी, वो रेजिस्टेंस नहीं, एस्केप ढूंढ रहा था। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं शायद रेजिस्टेंस वाले मामले पे मैं थोड़ा डिसएग्री मैं करता हूँ जरूर, क्योंकि मैं अभी भी शायद कहीं ना कहीं इसी थॉट से आ रहा हूँ कि ये अभी भी हमारा अजम्पशन है। हम किसी भी इंसान दूसरे इंसान के बारे में ये बिल्कुल नहीं सोच सकते कि उसका जो टॉलरेंस होगा वो इन सिचुएशंस में 10 साल चलेगा या 20 साल चलेगा। और एक तो ये बात मतलब मुझे तो लगता है कि हम शायद ना सोच पाए, ये कहीं ना कहीं एज्यूम फिल्म मेकर ने किया है कि तो मुझे मुझे जो वो हेरोइक वाली चीज थी, या फिर वो हमेशा एक तरह से कह सकते हैं कि जो वो सोलोमन है ओडिसी वाला, वो एक मजबूत सोलोमन और हमेशा तना हुआ जो दिखाया है, और उसका जो उसको बैठने का जो तरीका है, पैर चौड़े करके बैठता है, बात इस तरह से करता है इंसान, उसे हमेशा कूद के किसी पे जब लड़ रहा है तो वो उसमें जो दिखती हैं चीजें, मुझे लगा वो शायद ज्यादा बेहतर एक तरीका था दिखने का। क्योंकि और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये सिर्फ स्लेवरी की जो फिल्में हैं उसमें नहीं, हमने जो दलित साहित्य भी जो पढ़ा हमने, या फिर और भी चीजें पढ़ी, हम हमेशा आर्टिकल 15 का भी सबसे बड़ा एक क्रिटिसिज्म जो दलित चिंतकों ने किया वो यही किया था कि आपने जो एक एक उसमें पात्र दिखाया और उसको आपने ऐसे दिखा दिया कि वो गोली मार के आपने मरवा दिया उसको, और वो बेबस था, वो कुछ कर ही नहीं सकता था। तो जो जो रेसिस्टेंस, मतलब उसमें जो चेंज आया, सिचुएशन में जो चेंज आया, वो फिर भी जो अपर कास्ट का जो प्रोटैगनिस्ट था वो उसी के कारण आया, और उसी के हृदय परिवर्तन या उसी की समझ बेहतर होने से चेंज आया। जो तथाकथित निचली जाति वाले लोग थे उनका तो कोई रेसिस्टेंस इस तरह एग्जैक्टली। से था ही नहीं वहां पे। सेकंड अच्छा अच्छा, आपने माफ करें भैया, अगर आपको काट के, सॉरी, एक बात है कि अगर मैं हाँ आपसे हाँ। पूछूं कि क्योंकि दलित साहित्य आपने कहा, तो जूठन
ओम प्रकाश वाल्मीकि की यदि फिल्म बनाई जाए और उसमें आपको पता है ओम प्रकाश वाल्मीकि कैसे थे, आपने उनके एक्सपीरियंस पढ़े हैं, ठीक। हाँ अब अगर उनको एक वही मतलब उनको किस तरह से पोर्ट्रे किया जाए, मान लीजिए उस पे भी 2 फिल्में बन जाए सम इयर्स अपार्ट, और हाँ हाँ एक एक व्यक्ति डायरेक्टर अपनी समझ से कहे कि नहीं भाई तुम ऐसे मत बैठना, तुम कि तुम कोई हारे हुए हो या कुछ ऐसा, और दूसरा व्यक्ति कहे कि नहीं देखो तुम्हारे ऊपर इतना साइकोलॉजिकल जो भी डैमेज है उसको भी तुम्हारी शक्ल पर, तुम्हारी आंखों पर आ जाना चाहिए। तो उनमें से किसको आप, क्योंकि आपने सिर्फ अभी हमने फिल्म तो देखी नहीं है, वो आई नहीं है, हाँ। तो हम किताब के आधार पर हम अगर डायरेक्टर होते तो किधर लेके जाते उसको। अब तो मुझे मुझे मेरे ख्याल से समझने में मदद मिलेगी हमें इस बात को। मुझे मुझे जो लगता है कि हम कहानी जिसकी कह रहे हैं, मैं पर्सनल लेवल पे सोचता हूँ, मैं हो सकता हूँ इस बारे में गलत हूँ, लेकिन पर्सनल लेवल पे मैं सोचता हूँ कि हम जिसकी कहानी कह रहे हैं, हमें ये जरूर देखना होगा कि वो अपनी कहानी किस तरह कहलवाना चाहते हैं। तो मैं ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ उन रिव्यूज से, उन बातों से ही आती है जहां जहां मैंने ये पढ़ा कि आपने हमेशा दलितों को, आपने गुलामों को जो दास बने हुए थे उनको, आपने महिलाओं को हमेशा दबला कुचला ही दिखाना है। और आप उनका उद्धार भी जब करवाते हैं तो उस उद्धार में जो उन लोगों के रेसिस्टेंस का कंट्रीब्यूशन है आप उसको भूल जाते हैं। और उस उद्धार में आप जो अप्रेसिव वर्ग है उसकी जो सोच में बदलाव है या उसका जो उसमें जो थोड़ा बहुत कंपैशन है उसको ज्यादा हाईलाइट करते हैं। तो हम्म। तो मैं ये समझता हूँ कि आप बिल्कुल दिखाएं कि उनके मनस्थिति पर क्या बीत रही है, उनकी हालत क्या है। वो नहीं दिखाएंगे तो ऑब्वियसली वो इम्पैक्ट उस तरह का नहीं दिखता, लेकिन आप उसके रेसिस्टेंस को वहां से बिल्कुल गायब नहीं कर सकते। कोई इंसान बिल्कुल मरने के कगार पर भी होगा, वो तब भी उसमें हाथ पैर मार रहा होगा। इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हाँ हाँ विजय आप बोले। नहीं, आप बोल लीजिए, फिर मैं एक चीज पॉइंट आउट करूंगा। हाँ तो मैं बल्कि मैं यही कह रहा था कि हाँ, वो रेसिस्टेंस अगर कहीं, जैसे मैं बताता हूँ, एक और एग्जांपल है हमारे पास। और मुझे ये कहाँ से आया कि जैसे 12 इयर्स ऑफ स्लेव में जो पैट्सी है, पैट्सी ने सोलोमन से कहा कि आप मुझे मार दो। ये बुक में नहीं है, ये डायरेक्टर की, राइटर की कल्पना है। पैट्सी ने ऐसा कभी उनसे नहीं कहा। ये रिव्यूज आप पढ़ेंगे 2-3 तो उसमें मिलेगा। सेकंड, हम्म। सोलोमन की जो बुक है मेमोइर्स है उसमें एक कहानी है, एक सेलेस्ट करके एक ब्लैक वुमन की कहानी है जो कि वहां से सोलोमन से मिलती है 1-2 बार और वो रनअवे है, मतलब वो भाग रही है वहां से, वो सक्सेसफुल हो जाती है शायद भागने में। तो ये एक जो क्रिटिसिज्म मैंने पढ़ा वो क्रिटिसिज्म ये भी था कि आपने एक जो ब्लैक वुमेन आजाद होने में सक्सेसफुल हो जाती है, आपने वो नहीं दिखाई। और आपने एक ब्लैक वुमेन की को वनरेबल दिखाने के लिए कि उस पर कितना जुल्म ढाया जा रहा है, एक काल्पनिक कहानी बना दी कि वो इतनी अपनी जिंदगी से बेजार हो चुकी है कि वो सोलोमन से मौत की भीख मांगने लगती है। तो ये चीज उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं आ रही है। विजय हाँ बोले। हाँ, तो ये बिल्कुल है, वो दिखा रहे हैं ये चीज़ें, और मुझे लगता है कि क्योंकि इसलिए शायद दिखाया होगा क्योंकि ऐसी चीज़ें ज़्यादा होती होंगी एस्केप के उससे। लेकिन मैं ये कह रहा था, जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात है, तो हाँ 12 ईयर्स स्लेव में जैसे एक जगह वो जो कैरेक्टर रहता है जिसको वो पकड़ के पीट देता है अच्छे से, उसके बाद हाँ टिबियट्स करके शायद, हाँ हाँ। हाँ, मैं नाम भूल जाता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि मतलब वो रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐसे है कि किसी को दबा रहे और वो दबता जा रहा है, और अचानक से वो जो है कि अब मैं नहीं नहीं सहूंगा, और वो उठ जाता है, उठ के मतलब रिएक्ट कर देता है, उसको पता नहीं है कि इसके बाद मेरे साथ क्या होगा। हाँ ठीक है। हाँ वाकई में, बिल्कुल और बिल्कुल सही और बात है। और और सिर्फ ये नहीं, वो बाद में भी जब वहां पे वो जो अंत में जिसके पास रहते हैं, जो एक वहां पे फाइट है, वो पकड़ने जाता है उसको, वो दौड़ते रहते हैं। हाँ, एडविन हम्म, एप्स। तो एडविन एप्स के साथ जो जो वहां पे भी मतलब चीजें ऐसे ही फिर ग्रो करते 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 एक टाइम पे वो होती हैं। ना कि ऐसा कि हमेशा ही खुद को हीरो मान रहा है वो, जैसा कि वो आपका उसमें मिलेगा, ओडिसी वाले हम्म, में। हाँ दूसरी हाँ हाँ। चीज ये है कि आप देखेंगे जब वो कपास चुनने जाता है, तो कभी भी उसका आंकड़ा 200 तक नहीं पहुंचता। वो हमेशा हम्म 160 180 160 180 के आसपास रहता है। ठीक है। तो ये भी मुझे लगता है मेटाफरिकली ये दिखाया जा रहा है कि
तुम मुझे भले स्लेव बनाओ लेकिन मैं काम उतना ही करूंगा जितना एक दिन में हो सकता है। जबकि कोई 500 पाउंड भी मतलब निकालती थी, वो जो वो थी हीरोइन थी। हाँ हाँ ओके, नहीं नहीं, तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, राइट। हाँ, तो मतलब ये छोटी छोटी चीजों में भी रेजिस्टेंस है वहां पे। ये मुझे ऐसा लगता है। तो बस यही पॉइंट आउट करना चाह रहा था मैं। ठीक ठीक। इवन मैं सहज, मैं अब दोबारा फिर तुमसे आता हूँ, तुम पर आता हूँ। और मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज है, तो इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 12 ईयर्स स्लेव में रेसिस्टेंस गायब है, क्योंकि वो भी भागने की कोशिश करता है और फिर वो देखता है कि दो लोगों को वहीं पर वो हैंग कर देते हैं साथ में। हम्म, हम्म, सेकंड, जो जो एक 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 और मैं इसमें आगे बढ़ूं कि कहानी चलो सोलोमन की है, लेकिन सोलोमन के साथ कई स्लेव्स वहां पर कैद हैं। तो जो हम्म, दूसरे जो लोग हैं, उनका जो पोर्ट्रेयल वहां पर दिखाया गया है, अगर हम इनको छोड़ दें थोड़ी टाइम के लिए, सोलोमन और क्या कहते हैं, पैट्सी, और पैट्सी के एवज में जेनी को, तो जो दूसरे जो पिछले जो वर्कर्स हैं, उनका जो पोर्ट्रेयल है, वो भी मुझे ओडीसी में शायद इसलिए बेहतर लगा कि वहां पर 12 ईयर्स स्लेव में मुझे लगता है किसी के पास डायलॉग तक नहीं था। जो ब्लैक कम्युनिटी से लोग आ रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, वो किस तरह से मतलब वो आपस में क्या सोलोमन से कोई बात नहीं करता होगा। वो मैं सोचने की कोशिश कर रहा था, वो मुझे कमी ओडिसी में भी लगी कि ओडिसी में भी बहुत ज्यादा बातें नहीं हो रही, लेकिन फिर भी वहां पे भी जैकब है और नोआ है, नोहा जो बात करते हैं, और वो एक नोहा की हमें जिंदगी कहीं ना कहीं दिख भी जाती है कि वो कितने सालों से स्लेव रहे, फिर वो बूढ़े हो गए इसलिए उनको अलग रख दिया गया, और बाद में लास्ट में वो कहते भी हैं कि आपको, तुम्हें बचाना है हम सबको, और बीच में वो ये भी कहते हैं कि आपस में तुम्हें नहीं लड़ना है। तो जो इन आपस वाली बात थी, जो म्यूचुअल जो रिलेशन, मतलब ब्लैक कम्युनिटी के लोग हैं जो स्लेव बनने के लिए मजबूर हो गए हैं, इनके जो म्यूचुअल रिलेशन, वो दोनों में मुझे कहीं ना कहीं गायब लगे। आ, बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं डिसएग्री नहीं कर सकता हूँ इससे कि ये चीजें थोड़ी गायब थी। खासकर 12 इयर्स अ स्लेव में गायब थी। सोलोमन नॉर्थअप्स ओडिसी में ये चीजें, कुछ ये कमियां थोड़ी 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 करके पूरी हुई। या फिर कम से कम वो कमी देखने लायक हमें बनाया उस फिल्म ने, जब हमने वो देखी कि हाँ, अरे ये तो कुछ दिखा ही नहीं। लेकिन वो भी एक ना, एक किस्म के थोड़े से स्टीरियोटाइप्स परपेचुएट होते नजर आए मुझे। और मुझे कहीं हम्म ना कहीं ये शक है कि जो जो अ, उसके प्रोड्यूसर्स रहे होंगे, या जो भी इसके फाइनेंसर्स फिल्म के रहे होंगे, ये कहीं ना कहीं उनकी मांगों के तहत गिव इन करके कुछ चीजों को लाइटन किया गया सोलोमन्स हम्म ऑडिशन में। बिकॉज हम्म क्योंकि बाद में मैंने जब इसकी हिस्ट्री वगैरह को भी समझने की कोशिश की, तो जैसा अभी एक बात हम और कर रहे थे ना कि कुछ लोग एस्केप कर जाते थे, तो लगभग साल में 1000 स्लेव्स एस्केप करते थे। लगभग 1 मिलियन स्लेव्स थे जब तक स्लेवरी खत्म हुई उन साउथ की कुछ स्टेट्स में, जो आपकी सारी ये टेक्सास, टेनेसी, लुजियाना, साउथ कैरोलिना, इन सब में लगभग थे 1 मिलियन से ज्यादा स्लेव्स। इनफैक्ट एट वन पॉइंट दे वर 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन उस एरिया की। हम्म हम्म लेकिन उनमें से कुछ हजार कर धर के एस्केप कर पाते थे, कैसे भी करके, टुवर्ड्स द नॉर्दर्न स्टेट्स और टुवर्ड्स कनाडा। कनाडा में एस्केप कर जाते थे और वहां जाके लिखा। काफी लोगों ने अबॉलिशनिस्ट मूवमेंट में पार्ट लिया। तो उन लोगों ने जो कुछ लिखा, उसमें बहुत बार ना ये बात आती थी कि जो वाइट सुप्रीमेसिस्ट के क्रिटिसिज्म थे, या उनके जो एक वो मूवमेंट चलाई जा रही थी कि वहां का हिंदू बचाओ, वो वाली जो हाँ हाँ मूवमेंट थी हाँ हाँ, वहां की, राइट राइट। कि हम्म हमारे हम वाइट खतरे में हैं। जो कि बाद में हम जो एक और हाल ही की फिल्म है, हम सबने देखी होगी, जूडस एंड ब्लैक मसीहा, जिसकी हम अरे बात करने वाले थे। बिल्कुल। वो उसमें भी ना ये वाला स्टीरियोटाइप बड़े अच्छे से हाईलाइट हुआ, जब एक ऑफिसर अपने जूनियर ऑफिसर, वाइट एफबीआई ऑफिसर से ही बात कर रहा है, और वो उससे पूछ रहा है कि हाँ भाई, क्या हाल है, बेटी कैसी है। उसकी बेटी अभी 8 महीने की हुई है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया है। फिर उससे पूछता है कि तब क्या होगा जब तुम्हारी बेटी एक काले आदमी को ब्याह के घर ले आएगी, बिकॉज दैट इज हम्म वॉट इज एट स्टेक। तो हम्म इनके ना जो माइंडसेट थे, उसको हाईलाइट करना मुझे लगा बहुत जरूरी था। और वो भी कहीं ना कहीं जो आप, आई एम सॉरी, आप हालांकि ऑप्रेस्ड की पोर्ट्रेयल की बात कर रहे थे, मैं ऑप्रेसर की भी पोर्ट्रेयल की बात यहाँ साथ ही में करता चलूं, कि वो भी हम्म दोनों में थोड़ा थोड़ा सा ना, एक वो वाला जो स्टीरियोटाइप था, खासकर ओडिसी में,
हाँ। वो थोड़ा सा परपेचुएट हो गया जब नोआ का किरदार इतना इम्पोर्टेंट बना दिया गया कि देखो मैं तो ठीक ही है, मतलब मेरे को तो 60 साल का जब मैं हुआ तो मुझे एक घर दे दिया उसने, अब तो मैं सिर्फ फिशिंग करता हूँ। जब मुझे मिस्टर फोर्ड ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ स्लेवरी के लिए, तो ऐसे लोग थे। और वो जो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट थे वो इनकी बात ज्यादा उठाते थे कि देखो स्लेवरी जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि तुम असल में इंफीरियर रेस हो और तुम्हें हम दे देंगे जो तुम्हें चाहिए, समय पे देते रहेंगे। तो ये जो ब्रिटिश भी इंडिया में आके कहते रहे कि तुम असल में इंफीरियर रेस हो, हम तुम्हें दे देंगे जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा भला क्या है। तो वो कुछ स्टीरियोटाइप जहाँ परपेचुएट हो गए, और जेनी के थ्रू भी थोड़े थोड़े हुए वो, इवन पैट्सी के थ्रू थोड़े से। लेकिन पैट्सी का वो जो डायलॉग था वही, अब मुझे नहीं, ये बात नहीं, मैंने इस बात तक नहीं पहुंचा था कि अ, उसने ये सच में नहीं कहा था कहीं कि मुझे मार दो, कि ऑल आई आस्क ऑफ यू इज टू किल मी। तो लेकिन उसने एक बहुत, मतलब इट ड्रोव होम अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्ट फॉर मी, इवन दो इट इज रॉन्ग हम्म। ऑन हिज पार्ट, और आई डोंट नो व्हाटएवर कि ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए ये वाली बात को बीच में लाना, बट इट ड्रोव होम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हम्म। which was कि I mean what kind of life or what or where the life can drive you। और तो फिर एक वही वाली बात थी कि बॉर्न एंड ब्रेड स्लेव्स हैं बहुत सारे उसमें लोग। मैं नहीं कहता कि उनके डायलॉग्स ही नहीं होंगे, उनकी बातचीत ही नहीं होगी, पर वो हम्म। थोड़ी सी म्यूजिक में निपट गई दोनों फिल्मों में। हम्म। यहाँ पे एक चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि जो फ़िल्म ये जो स्टीव मैकक्वीन ने बनाई है, वो मुझे ऐसा लगा कि सॉलमन नॉर्थअप को दिखाते हुए पूरी कम्युनिटी, ये स्लेव कम्युनिटी है, उसको रिप्रेज़ेंट कर रही थी। तो शायद इसलिए क्या पता है कि ये अप्रोच रहा होगा कि हाँ, तो इसमें एक सवाल ये भी उठता है, जैसे हमने ये कहा कि वो रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं सोलोमन उस पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या हम यही बात ऑपरेसिव कम्युनिटी के लिए नहीं कह सकते कि, और वो क्योंकि मुझे ऐसा लगा 12 इयर्स अ स्लेव को देखते हुए, एक टाइम पर जब एडविन एप्स स्क्रीन पर था तो मुझे लगा कि एडविन एप्स ने इवन सोलोमन को ओवर पावर कर दिया है। वो इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, उसमें परफॉर्मेंस की इतनी ज्यादा स्कोप। और मैं मेरे पास क्योंकि कोई मीटर नहीं है, लेकिन मैं मुझे शक है कि हो सकता है 12 इयर्स अ स्लेव में एडविन एप्स या फिर जो टोटल वाइट एक्टर्स हैं उनका स्क्रीन स्पेस हो सकता है ब्लैक कम्युनिटी के जो एक्टर्स थे उनसे भी ज्यादा हो। मुझे ये शक है। क्या आप लोगों में से किसी को ये शक है? और आप एडविन एप्स के कैरेक्टराइजेशन के बारे में कुछ कहना चाहें तो ये है कि जो आप ये कह रहे हैं कि स्क्रीन प्रेजेंस या जो है वाइट को ज़्यादा मिला है या दिया गया है, तो मुझे लगता है ये इंटेंशनली भी हो सकता है, क्योंकि मतलब उनके पावर्स को दिखाना था कि कितना ज़्यादा वो कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, जहाँ तक एडविन एप्स की बात है, तो एडविन एप्स को शुरू से ही ऐसा दिखाया गया अच्छा वो एक क्रूएल आदमी रिलीजियस भी हो सकता है। मैं ये देख रहा था कि उसका मतलब खुदा के ऊपर, तो? भगवान के ऊपर वो क्या वो है कि मतलब सब कुछ करता है और साथ में ये कर ही रहा है, मतलब ऑपरेशन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं धर्म के आड़ में, मतलब उनको ये लगता है, ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि हाँ मैं 10 लोगों को भले मार दूं, फिर मैं अपने भगवान के सामने झुक जाऊंगा और ये चीजें कर लूंगा, तो शायद, और क्योंकि ये मेरा वो है, मेरा राइट है, मैं वाइट हूँ, तो मुझे तो हक है ब्लैक, क्योंकि लास्ट में भी वो डायलॉग है कि मतलब वो मेरी प्रॉपर्टी है और आप इसको लेके ऐसे लेके नहीं जा सकते। तो मतलब खुखार तो है ही, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उसको बहुत ज्यादा बड़ा करके पोर्ट्रे किया गया है, ऐसे लोग होते होंगे। और मुझे ये भी नजर आया कि अगर कोई सॉफ्ट हो सकता है, मतलब अगर व्हाइट में भी कोई बहुत सॉफ्ट हो सकता है किसी ब्लैक के लिए, तो वो जो पहला कैरेक्टर था जो इसने पहली बार खरीदी, और दूसरा जो सबसे अंत तक आ सकता है जो ये था, जब प्लेग लगता है तो बोलते हैं कि इन लोगों की वजह से प्लेग लगा है हमारे कपास में, और फिर हाँ, हाँ। उसको कहीं और भेज देते हैं। तो ये हो, मतलब ये था, मुझे ऐसा लगा कि सही मतलब पोर्ट्रेयल है इसमें। ओके। मैं भी इसमें चल। बात कर कहूँ तो मैं भी नहीं ऐसा, एक तो उस कंपैरिजन में पढ़ना नहीं चाहूंगा क्योंकि फिल्म ने अपना काम कर दिया कि अनलेस बहुत ही ज्यादा कोई एक वाइड गैप होता है इस चीज में जो कि गेप करता मुझ पे, या फिर इट वुड हैव कम आउट ऑफ द फिल्म एंड गेप्ड इट मी, तो फिर मैं शायद कहता कि हाँ भाई वाइट्स का स्पेस ज्यादा है या ब्लैक्स का स्पेस कम रह गया। ऐसा मुझे कम से कम नहीं लगा। दूसरी एडविन एप्स वाली बात भी है, तो उसको कहीं वाइट। ना वो मुझे अभी बात करते करते वो
जॉर्ज फ्लॉयड की वीडियो याद आ गई जिसमें उसको मारा गया। और मुझे याद है उस समय मैं एक नुक्कड़ नाटक उस चीज पे कुछ वैसा करना चाह रहा था, तो मैं लिख रहा था जब वो नुक्कड़ नाटक, तो मैंने उस वीडियो को 2-3 मरतबा देखा। और उसमें ना जॉर्ज फ्लॉयड दिखता ही नहीं है, और उसमें ना वही दोनों दिखते जाते हैं, क्योंकि वो ना शायद उसकी कहानी थी नहीं, उसकी तो मृत्यु थी। और वो कहानी इन दोनों की थी, इन दोनों के ऑपरेशन की क्रूरता की कहानी थी कहीं ना कहीं। और वैसा ही कहीं मैंने एक पॉडकास्ट में दिलीप मंडल को कहते सुना है कि, या किसी और को शायद, कि आप दलित स्टडीज क्यों कहते हो, आप ब्राह्मण स्टडीज क्यों नहीं कहते हो, क्यों ऑपरेसर तो वो है, सिस्टम तो उसने चलाया हुआ है। तो कहीं मेरे को इन सब बातों से मैं शायद बहुत एक ठोस नतीजे पे ना भी पहुंचूं, लेकिन कहीं मुझे इन सब बातों से वो स्क्रीन स्पेस वाली बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लग रही, और एडविन एप्स का पोर्ट्रेयल भी इतना गलत नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि इससे भी ज्यादा क्रूर वो रहा होगा। एक आध दो तीन हमने तो इंसिडेंट्स देख लिए उसके, वो जो करता था और जो उसका दिमाग उससे करवाता था, और जो धर्म की आड़ में वो करता था, और धर्म की आड़ में नहीं बल्कि धर्म का बहकावा देके कितने लोगों को वो बैठाए भी रखता था कि हाँ तुम इन्फीरियर हो मुझसे, भगवान कह रहा है, देख लो सुन लो। तो मुझे तो नहीं ओके। इतना उससे प्रॉब्लम अब है मुझे कि मुझे थोड़ा अलग लगा, मुझे वो थोड़ा थोड़ा सा गैर जरूरी जरूर लगा। और ये मैं जानने की कोशिश कर रहा था। मेरे मेरे लिए शायद जब भी मैं इस सोच रहा था कि मैं पॉडकास्ट पर बात करूंगा, तो मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल यही था कि एडविन एप्स किस तरह का आदमी था। मैं ये जानना चाह रहा था, लेकिन मुझे कुछ खास मिल नहीं पाया उस चीज पर। लेकिन एक सवाल फिर मेरे दिमाग में फिर यही आता है कि जब भी हम इसमें इस तरह की जो कहानियां सुनाते हैं, देखो जो दलित साहित्य है वो बिल्कुल सही बात है कि वो तो ब्राह्मण साहित्य होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं का किया धरा है। लेकिन वो एक टर्मिनोलॉजी की तो जरूर बात है। लेकिन जब आप बात करेंगे तो आपको ऑपरेशन की डिग्री दिखानी है, ये मोटिव है, या आप कौन ऑपरेसर था ये दिखाना है, या फिर ये दिखाना था कि जो ऑप्रेस्ड लोगों ने जो जो सहा है वो उसमें से भी किस तरह से उठकर आए हैं। आई थिंक इन चीजों की जितनी भी ये फिल्में बनती हैं, या फिर अगर इसको नाम भी दिया गया सोलोमन नॉर्थअप या 12 इयर्स अ स्लेव, ओडिसी नाम दिया गया किसी भी तरह का, तो ये चीजें बिकती तो सोलोमन नॉर्थअप के सिर्फ नाम पर है। तो मुझे लगता है कहानी तो, बात ये होती है कि मैं ये चीज थोड़ा सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या किसी को खूंखार दिखाते हुए भी आप आपको कहानी ये कहनी है कि वो कितनी डिग्री तक खूंखार हो रहा है, कितनी डिग्री तक वो ऑप्रेसिव हो रहा है, या फिर आपको ये दिखाना है कि उसके इतने डिग्री तक ऑप्रेसिव होने के बावजूद भी उसको किस तरह का परसिस्टेंस मिल रहा है। मैं थोड़ा सा इससे मुझे लगता है मैं देखिए, इससे थोड़ा सा। बातों बातों में ना आपने मोटिव इंटेंशन की बात कर दी ना, तो वो बहुत जरूरी बात है। फिल्म हाँ, वो बनाने से जरूरी पहले, बात है। कहानी लिखने से पहले, कुछ भी करने से पहले आपको इंटेंशन का एक क्वेश्चन आता है आपके सामने, कि मैं हम्म दिखाना क्या चाहता हूँ। अब उसमें मतलब मैं 1-2 दिन पहले भी किसी फिल्म के आदमी से ये बातें कर रहा था, तो यही सब निकल के आ रहा था कि हाँ, बहुत सारी फिल्में यहाँ कंफ्यूज हो जाती हैं कि मैं असल में दिखाना क्या चाहता हूँ। सेकंड एक ये भी बात है कि अगर मेरा मोटिव ये है कि मैं ओप्रेसिव सोसाइटी का वो दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर सहज मैं इस सवाल को लूंगा नहीं, मैं सिर्फ मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये लंबा डिस्कशन हो जाएगा काफी, कि यहाँ पर फिर एक बात भी आती है कि आप किसी की मिजरी पर जब आप एक आर्ट बना रहे हैं, तो आप किसी दूसरे को स्क्रीन स्पेस ज्यादा कैसे दे सकते हैं। मैं ठीक है, एक हाँ ये इसलिए, सवाल ये भी हाँ होगा। ये इस सवाल बना के छोड़ देते हैं, इस पे बात नहीं करते हैं अभी। हाँ हाँ, ठीक है लेकिन अब। हाँ जो हाँ। पहले वाली बात है ना, वो जहाँ इंटेंशन की जहाँ बात है, मुझे वो थोड़ा सा सोलोमन नॉर्थअप ओडिसी के साथ लगा कि उनका इंटेंशन बड़ा अच्छा था इनिशियली, और हम्म कहीं लिखा भी है उन्होंने कि हमें तो बड़ा अच्छा, हमें अच्छा। उनके साथ भी यही हुआ कि उससे थोड़े 2-3 साल पहले एक वैसी ही टीवी फिल्म और आई थी जिसका नाम था रूट्स। अब उन्हें हम्म। रूट्स थोड़ी प्रॉब्लम थी इस फिल्म के मेकर्स को। उन्हें था कि अच्छा। रूट्स में आपने जितनी सी कहानी कही है ना, हमें वो पसंद नहीं आई, तो स्लेव्स की हम्म कहानी इससे थोड़ी बड़ी हो सकती है। तब उन्हें ये हम्म किताब मिली, अब उन्होंने इस किताब पे बनाई, और उनको इस किताब में बड़ी बात ये लगी, कि अच्छी बात ये लगी कि एक की जगह हम 3 अलग अलग राइट ऑपरेसर्स देख सकते हैं, 3 अलग तरह के, तीनों सिस्टम से ही उपजे हैं, लेकिन 3 कैसे हो सकते हैं। तो वो उन्होंने उस तरह से दिखाई। 12 इयर्स अ स्लेव में मुझे जो इंटेंशन बड़ा क्लियर लगा, जो उससे बहुत हम्म अलग था,
वो ये था कि हम सोलोमन नॉर्थअप ने जो कुछ देखा उसकी नजर से वैसा वैसा दिखाते चले, एक लीनियर। तो वो भी मुझे सक्सेसफुल लगा अपने आप में, कि कैसे इसी के कारण वो उसकी फैमिली के पास बीच में वापस गए नहीं। वो जा सकते थे, मुझे ऐसा लगा कि उसकी फैमिली पीछे क्या गतिविधियां कर रही है उसको छुड़वाने के लिए, वो हो सकता था सवाल। लेकिन वहां पर वो इसलिए नहीं गए क्योंकि हम उसकी नजर से कहानी देखते चल रहे थे। पीओवी वो था सोलोमन नॉर्थअप। तो जब पीओवी वो है और उसके सामने एक वाइट आदमी खड़ा है, तो मैं उसको नहीं मतलब मना कर सकता, नकार नहीं सकता कि हाँ ये था, उसके सामने वाइट आदमी ही था मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ऑपरेसर जो था। हाँ, दो दो चीजें और उभरी ना, कि एक तो सोलोमन नॉर्थअप ओडिसी में जो थोड़ा सा इनके आपस के डायलॉग थे, वो आपस में लड़ रहे थे थोड़ा सा। मतलब वो फाइट्स उन्होंने दिखाई कि ब्लैक आदमी ब्लैक के साथ कैसे लड़ रहा है, स्लेव स्लेव के साथ कैसे लड़ रहा है। और दूसरा उनका जो लव अफेयर सा चल पड़ा था उसका और जेनी का। हाँ। पता नहीं जेनी भी काल्पनिक किरदार है या पैट्सी का एक रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या है, लेकिन वो भी जो चल पड़ा था, और उसको बहुत ही एक छोटा सा स्पेस दिया 12 इयर्स अ स्लेव में, जो सिर्फ एक सीन का, वो भी एक रात का। हाँ। तो वो डिफरेंस भी एक बहुत बड़ा निकला है इन दोनों में। और वहाँ पे कोशिश है, वो जो 12 इयर्स स्लेव में वहाँ पे वो जो एक शॉट है कि वो कौन सा फल रहता है जिसका लाल लाल वो मतलब क्या कहते हैं, रस रस से उसको फिर पका के कोशिश करता है लिखने का। हाँ 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 हाँ, हाँ। कुछ हाँ ऐसा कुछ हाँ रहता है। हाँ हाँ, तो हाँ, ये वो भी resistant है, वो भी एक कोशिश है। हाँ। बिल्कुल। हाँ, तो ये इसमें है, ये 12 इयर्स स्लेव में ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो अब मतलब ऐसा है कि वो उसको दिखाना भी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा है और साथ में लिखना भी है। तो हाँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग उठाया तुमने शायद, जो जेनी और उसका जो जेनी जो है पेट्सी, मैं मानकर चल रहा हूँ, क्योंकि जेनी भी उस वहां से साबुन जो लेकर आती है, और पेट्सी का तो उसमें दिखाया ही हाँ है, वही करेक्ट। कारण था। तो विजय आप बताएं इसके बारे में, जो जेनी और सोलोमन का जो एक रिलेशन उसमें दिखाया और जो अंतर है उनमें, वो किस तरह से देखते हैं आप? मैं तो मतलब जो पहली वाली फ़िल्म में दिखाया गया, मुझे लगा कि उसमें थोड़ा ज़्यादा वो कर दिया गया है उस चीज़ को, कि मतलब बीच में ऐसा लगता है कि कुछ कुछ देर को इन दोनों के लिए ही फ़िल्म चल रही है, जो फ़िलहाल चल रही है। वो मैदान में मिल रहे हैं और उसके बाद वो होता है। अच्छा, और वहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत अजीब लगा कि सोलोमन नॉर्थअप जो है वो इस चीज़ से खफ़ा हो जाता है लड़की से कि उसका जो मास्टर है वो उसको वो कर रहा है। हाँ हाँ, राइट। ठीक है, तो मुझे हाँ ये पॉइंट बहुत अजीब लगा, जबकि 12 इयर्स अ स्लेव में ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहता है। उनको बस कुछ देर के लिए बहुत छोटा सा स्केप चाहिए होता है अपनी इस जिंदगी से, जो बहुत पहले से के सीन में है, जहाँ पे एक इंटीमेसी शॉट है बहुत बहुत छोटा सा। राइट राइट। और फिर लड़की फिर रोने लगती है। मुझे मतलब मैं दूसरी बार फिल्म देख रहा था और मुझे याद नहीं था, और मतलब मैं लग रहा था कि अब ये रोना शुरू करेगी अभी, और मतलब वो आउट ऑफ स्क्रीन जाती है और फिर रोना शुरू करती है। तो ये मतलब कितना मिजरी है। आई थिंक मुझे, और मैं बताऊं आपको कि तीन चार चीजें जो, जैसे शायद से मेरी पहले बात हो रही थी कि काफी बुक में क्या है और हाँ, इन दोनों फिल्मों ने क्या ट्वीट किया है, उसको जरूर देखना पड़ेगा। जैसे मुझे पता चलता है, जो जो वो इंटीमेसी सीन की आप बात कर रहे हैं, हाँ, उसका भी जिक्र सोलोमन नॉर्थअप की किताब में नहीं है। तो हाँ, मैं तो कहीं ना कहीं उसको भी इस तरह से देखता हूँ कि वो मतलब एक एक मैंने रिव्यू पढ़ा था, वो फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिव्यू था, और उसमें चार चीजें मेंशन की गई। एक मेंशन ये की गई कि जो इंटीमेसी सीन है, वो सोलोमन नॉर्थअप की किताब में नहीं था। तो आपने क्या किया, एक फिक्श मतलब काल्पनिक सेक्सुअलाइज्ड वुमन को, ब्लैक वुमन को वहां पर दिखाया। सेकेंडली, एक जो फ्री ब्लैक वुमन थी, जो सेलेस्ट थी, जो भाग रही थी, जो भाग गई थी वहां से, जो भागने में सक्सेसफुल हुई थी, आपने उसको नहीं दिखाया। तीसरी एक चीज थी, जो पेट्सी को ज्यादा वनरेबल दिखाना, कि वो भीख, मौत की भीख मांग रही है। और चौथी चीज एक और थी, कि जो शुरू में आप देखते हैं कि जो शिप पे एक डेथ होती है, वो भी जो डेथ आप में स्मॉल पॉक्स से होती है, लेकिन 12 ईयर्स से स्लेव उसको क्या कर देता है। तो हाँ, वो भी वो एक था कि वो एंगल क्यों, अगर वो स्मॉल पॉक्स से उसका उसका डेथ हुआ था, तो आप वहां पर कहीं ना कहीं वो फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि आपने फिर एक उस हायरार्की को थोड़ा सा रिट्रेट कर दिया, कि ब्लैक वुमेन की जो इज्जत है वो ब्लैक मैन बचाएगा, वाइट वाइट
मेन से, वाइट ऑपरेशन से। तो ये 4 जो चीजें थी, इसके बेस पे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म इसका था। और जैनी वाला जो मामला है, वो मुझे ये लगा कि अभी शायद जो तुमने मुझसे वीडियो शेयर की थी क्रैश कोर्स वाले, उसमें एक चीज ये थी कि रेसिस्टेंस जो फैमिली। है वो सिर्फ, हाँ रेसिस्ट फैमिली वाली बात, तो मैं उससे शायद कनेक्ट कर रहा था कि जेनी, और फिर वही बात है, एक मतलब बड़ी, मैंने जितने रिव्यूज पढ़े उसमें बड़ी घिसी पिटी सी बात है, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे लगती है कि आप जब भी ऑपरेशन की कहानी दिखा रहे हैं, आप उनको सिर्फ रोता झींकता बिलखता नहीं दिखा सकते। मगर अगर ये स्वाभाविक है हमारा सोचना कि 20 साल में उनका हौसला पस्त हो गया होगा, तो ये भी बड़ा स्वाभाविक है कि 20 साल में वो हंसे भी होंगे, खिलखिलाए भी होंगे, उन्होंने दूसरों के प्रति आकर्षण भी महसूस किया होगा। तो मैं उस चीज को उस तरह से देख रहा था। खैर, ये लंबा हो रहा है पॉडकास्ट, अब हम इसको खत्म करते हैं। मैं आपको दोनों को एक एक लास्ट आप कमेंट बताएं दोनों मूवीज के बारे में, कुछ और छूट गया हो तो कुछ कहना चाहते हो आप इसके बारे में, कोई स्पेशल चीज जो आप मेंशन करना चाहते हो ना सहज? हाँ, एक बात थी, एक बात ये थी कि एक वो सीन है ना जहाँ पर उसे उसकी टिबेट्स के साथ लड़ाई हो जाती है, और फिर वो उसे मारने को तैयार हो जाता है। वो लगभग उसको कत्ल कर चुका होता है अब, और उसको जो दूसरा आदमी आके बचाता है, वो जो उसकी जीवन बचता है वो ना सिर्फ टेक्निकलिटी पे बचता है। तो कि वो ऐसे बोलता है कि वो अगर तुमने इसको मार दिया तो मास्टर फोर्ट अपना जो है कर्ज, वो ही विल लूज हिज डेब्ट। और फिर उसके बाद एक तो ये वाली बात कि वो टेक्निकलिटी पे उसका जीवन बच गया। हाँ, कोई मानवता की वजह से नहीं बचा बिल्कुल। और आखिर में भी जब वो भाग गया, वो निकल गया, तो एक वो टेक्निकलिटी के कारण ही निकल गया। और तो एक तो ये बात बड़ी मुझे मतलब पता नहीं, विडम्बना कहीं क्या कहें, क्या ही कह दें इसको, ये कौन सा इमोशन है, बहुत डरावना सा है एक। और दूसरा एक वो सीन बहुत इफेक्टिव था अपने आप में, अगेन वो भी पिछली डिस्कशन का ही पार्ट हो सकता है, कि जो मैंने टाइम भी बाद में जाके उस पर नोट किया कि कितनी देर के लिए हमें उसने दिखाया, वो 3 मिनट के लिए लगभग था, कुछ और नहीं चला, 3 मिनट के लिए वो से लटका हुआ और उसके पैर बस इसी तरह से जमीन पे लगे थे तो जान बच गई, वरना मर भी जाता तो किसी को खास। बिल्कुल। और इस सीन में ये दिखाया है कि पीछे जो कैरेक्टर्स है वो नेचुरली अपना काम कर रहे हैं। इनके लिए रोज की चीजें हैं कि भैया किसी को भी टांग देते हैं, वो अपना झूरी लेके कोई कहीं से कहीं जा रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, एक शोल्डर शॉट काटता है, वहां पे देखते हैं बच्चे खेल रहे हैं। तो ये कितना वो है कि यार मतलब इतनी छोटी सी उम्र में ऐसा वायलेंस देख के वो लोग बड़े हो रहे हैं, क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट है इस चीज। राइट, एग्जैक्टली। तो बस यही था कि एक ये वाली बात मुझे लगा कि हमने मिस की होगी, कि ये जो, और जो फिर जब वो जीवन बच गया ना, जब वो चला गया वहां से, तो मुझे लगता है वो खुद भी ही वाज ऑलमोस्ट टू अवेयर ऑफ द फैक्ट कि ये गलती हुआ है, मैं बच के जा सकता हूँ। जिन लोगों के साथ मैंने 12 साल गुलामी की है, वो कहीं ना कहीं उसमें भी रहा होगा बाकी का जीवन अपना, उसको उस चीज के, जैसे वो अमेरिकन स्नाइपर में है ना कि उसको वो वॉर के सीन्स याद आते रहते हैं, वो वॉर से लौट आया है लेकिन उसे वो सीन्स याद आते रहते हैं, या ये जो वॉर सिंड्रोम होता है किसी के साथ, तो उसी तरह से इसका कुछ एक सिंड्रोम, कुछ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो बहुत ज्यादा उस पर रहा होगा कि मैं कैसे बच के आ गया। कितना गलत है कि मैं बच गया हूँ और मेरे साथी जो मेरे ही रंग के साथी हैं वो वहां पर कैसे वाकई। और ये चीज और 12 Years a Slave में ज्यादा दिखती है मुझे जो दिखी, वो उभर के मुझे सामने आई। मुझे देखता है जिस तरह से पीछे देखता रहता है, जिस तरह से जा रहा है, लोगों को देख रहा है, और बैकग्राउंड में पैट्सी गिर जाती हैं। जी हाँ, वो आती है। और जबकि सोलोमन नॉर्थअप्स ओडिसी में इसका डायलॉग है, पर वो डायलॉग उतना इफेक्टिव नहीं था जितनी ये जो आपने सीन बताया, ये लगा मुझे कम से कम। वो रह गई वो विडम्बना उसके साथ में, या वो डाइकोटमी उसके साथ में रह गई कि मैं क्या करूं। विजय, आप बताएं। मैं थोड़ा सा और ब्लूज सुनना चाह रहा था दोनों फिल्मों में, बस मेरे साथ ये कई 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 जगह पे लग रहा था कि यहाँ पे, और मतलब जो कल्चरल म्यूजिक है वहाँ का, उसको बहुत कम दिखाया गया दोनों ही फिल्मों में, और मुझे इसका बहुत बड़ा वो है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ थी इन लोगों के लिए, ये जो म्यूजिक था। आजकल मैं इसमें लगा हुआ हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहता हूँ ब्लूज से। तो ये और ज़्यादा इस्तेमाल, जहाँ पे फांसी से लटकाया हो सकता है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वहाँ पे पूरा ब्लैंक है, वहाँ पे कुछ नहीं है,
साउंड में। तो मतलब उन सब जगहों पे और बहुत दर्दनाक ब्लूज लिखे गए हैं, गाए गए हैं, तो वो और इस्तेमाल हो सकते थे म्यूजिक के तौर पे। लेकिन इसके बावजूद भी जो इस्तेमाल हुए वो बड़े सुंदर गीत थे, बहुत बड़ा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लिरिक्स था उनका, बहुत। बिल्कुल। तो खैर चलिए, और मुझे तो खैर दोनों मूवीज अच्छी लगी। और जैसे आपने बताया, मैं दो चीजें जरूर बताना चाहूंगा जो लोग हमें सुन रहे हैं, और आप जरूर इन दोनों मूवीज को देखें। मैं दो चीजें बताना चाहूंगा कि जब सोलोमन नॉर्थअप 12 साल बाद अपने घर पर गए और उन्होंने अपने किडनैपर्स पर जब केस किया, तो जो उनका मेन किडनैपर था बर्च, उस पर जब केस किया तो वो कोर्ट से छूट गया, उसको कोई सजा नहीं दी गई, इसलिए क्योंकि उस वक्त लॉ के अनुसार कोई भी ब्लैक कम्युनिटी से कोई बंदा व्हाइट कम्युनिटी के अगेंस्ट गवाही नहीं दे सकता था। तो जो सोलोमन की गवाही थी वो ही रद्द कर दी गई। एक दूसरा फैक्ट ये है कि जब ये जो स्लेवरी है जब एबॉलिश हो गई, जब खत्म हो गई, उस वक्त आप ये सोच के देखिए कि कितना भयावह है कि उस वक्त जिन व्हाइट लोगों के पास जो स्लेव्स थे, और जब उनसे रिहा किया गया तो उनके रिहा करने के एवज में उन व्हाइट लोगों को मुआवजा दिया गया कि ये आपकी प्रॉपर्टी थी, आपका नुकसान हुआ है, इसलिए आप मुआवजा लीजिए। तो आप कहते हैं कि इतनी बड़ी इतना बड़ा इनजस्टिस है कि जब वो खत्म हुआ तब भी वो कहीं ना कहीं इनजस्टिस ही करता हुआ चला गया, और आई थिंक उसने ढंग से एक्सेप्ट भी नहीं किया कि वो इनजस्टिस था। ठीक है सहज और विजय, बहुत अच्छा लगा बात करके, और मुझे उम्मीद है यार आगे भी हम ऐसी फिल्मों पे बातें करते रहेंगे। और विजय, आप दूसरे किसी भविष्य में दूसरे किसी पॉडकास्ट पर आने के लिए अभी से आमंत्रित हैं। अरे बहुत शुक्रिया, मैं तो जरूर आऊंगा, मजा आया बात करके। जी, और जो हमें सुन रहे हैं अब तक वो सारे जो श्रोता हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ये दोनों मूवीज जरूर देखें। जो सोलोमन ओडिसी नॉर्थअप है, ये तो आई थिंक फ्री है किसी प्लेटफॉर्म पर, हमारे पास अगर लिंक अवेलेबल होगा तो हम जरूर अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप इस सारे डिस्कशन पे आपका कोई सवाल हो, आपका कोई राय हो, आप कहीं असहमति रखते हो तो हमें जरूर बताएं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं poshampa@gmail.com पर, या फिर आप हमें जिस प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं उसी के कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और साथ ही आप विभिन्न रचनाओं के लिए, विभिन्न रचनाकारों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं poshampa.org।